स्टैंडर्ड रेट आपका 3:1 एंड दिस इज द 4:4, दिस इज द एडवर्स। तो इसलिए ये जो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, दिस इज द लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का दोनों का वेरिफिकेशन हो जाए। संतोष का म्यूट कर दो। तो ये Sir, जैसे I have a small doubt. हाँ जी, Sir, the doubt is that ये जो labor efficiency variance है, there is skilled like और इसका आंसर आ रहा है 96 हाँ ब्रैकेट में F क्यों है सर? ये देखिए, ये ना यहाँ से कितना ज़्यादा है 1152, और ये कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है ना। यस सर। तो 32 ज़्यादा है तो ये फेवरेबल आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट जो आइटम है ये पॉजिटिव है, मतलब ये ज़्यादा है सेकंड से। ओके ओके। हाँ ठीक है, तो ये 32 ज़्यादा इंटू 3 96 आ गया ये। तो इसलिए सर ये हमें मेंशन करना पड़ेगा हाँ फेवरेबल हाँ, एंड ये मेंशन एडवर्स। करना पड़ता है फेवरेबल और एडवर्स क्या होता है। ओके सर। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट आइटम ज़्यादा बड़ी है देन सेकंड तो फेवरेबल रहेगा, अगर आपका फर्स्ट आइटम जो है छोटा है और सेकंड बड़ा है तो आपका एडवर्स रहेगा। बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस सर। ओके थैंक यू। हाँ, तो उसके बाद है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस में आपका फार्मूला आपका ये है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमने किया हुआ है 1280 एंड एक्चुअल आवर्स ये सभी क्वेश्चंस में है। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1280 एंड देन इज 480 एंड 240। तो ये आपका आ जाएगा इसका टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस। एंड दिस इज द लेबर, फिफ्थ है लेबर यील्ड वेरिएंस। फार्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आउटपुट का है आपका 1800 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स वो है आपका 2000, है ना, दोनों स्टैंडर्ड बताया हुआ था ना। एक्चुअल आउटपुट देखिए यहाँ पर ये 1800 स्टैंडर्ड्स लेबर आवर्स। और स्टैंडर्ड है आपका 2000 और स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स 5040 डिवाइड बाई 2000। लेबर मिक्स वेरिएंस बताना एक बार। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूले हैं डियर, ये जिसको फार्मूले याद है ना वो निकाल देगा। तो ये जो 5 फार्मूले ना, इस तरीके से फार्मूले आप याद कर लीजिए। ठीक है सर फार्मूले, जस्ट वन थिंग। हाँ जी। ये जो लेबर यील्ड वेरिएंस है सर, इसमें एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट है। सो आई थिंक 2000 माइनस 1800 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2000 जो है वो तो एक्चुअल है एंड 1800 हमारा स्टैंडर्ड है। एक मिनट, लेबर यील्ड वेरिएंस है ना। यस सर। एक मिनट, इसमें जो है ना एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो मैंने
ये लिखा जाएगा टोटल स्टैंडर्ड्स आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स। ये जो दिया हुआ ना आपका, ये जैसे 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। तो इसको पूरा लिख लीजिए आप। ओके सर। 1800 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स दिस इज द 2000 एंड रेट आपको निकालनी है स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ वर्क 5040 डिवाइड बाई 2000, तो ये 504 आ जाएगा। तो ये आपका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर जो है कॉस्ट वेरिएंस, लेबर वेरिएंस के ऊपर, राइट। तो 5 फार्मूले हैं, ये फार्मूले याद कर लिए जिसने तो उसका क्वेश्चन निकल जाएगा, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। ये आपका तो एक मिनट, 1 नहीं होता है। ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, 1 मिनट। हाँ सर थ्योरी क्वेश्चन बस चैप्टर 1 में से ही आएगा? नहीं नहीं, अभी थ्योरी का थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं, अभी आधे घंटे बाद जो है बता दूँगा आपको किस किस में से रहेगा। ठीक है। अभी देखिए हमने मटेरियल कॉस्ट किया, लेबर कॉस्ट किया, ओवरहेड किया, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर को, बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड और क्या है, यही किया ना अभी तक, यही किया, राइट। अब इसमें यस हमारा सर। जो है इम्पोर्टेंट है एक, इसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, सीवीपी एनालिसिस में आपको क्वेश्चंस करना है। एंड सीवीपी एनालिसिस में किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, कैसे आपकी कैलकुलेशंस रहेंगी। तो एक क्वेश्चंस देखिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवाता हूँ। एक कंपनी है विच इज़ स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मोटर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए मोटर इज एज अंडर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में उसने मटेरियल 50 रुपये के हिसाब से, लेबर 80 रुपये के हिसाब से, वेरिएबल ओवर हेड्स 75% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 80 है तो इसका 75% आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ द कंपनी है 2,40,000 पर एनम, राइट। और सेल प्राइस ऑफ द मोटर इज ₹230 ईच। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोटर्स दैट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन ए ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। आपको पता है ब्रेक इवन कब निकालते हैं, जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाता है। तो आपको निकालनी पड़ेगी कि टोटल, जैसे सेल प्राइस 230 ईच है, तो 230 जो है आपका ये कॉस्ट स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ब्रेक इवन के लिए आपको कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि आप ब्रेक इवन पे रहें, राइट। तो ब्रेक इवन के लिए आपका क्या फार्मूला है, पहले बात ये आपको देखना है। दूसरा सर है ये हाउ, कौन से सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस? ओके। सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस में है, मैंने कुछ तो सेकंड पॉइंट है हाउ मैनी मोटर्स हैव टू बी मेड एंड सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ईयर पर ईयर। सो ये आपका क्या है, पहले पे ब्रेक इवन, दिस इज द डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रहेगा। हाउ मैनी मोटर्स हैव टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच। मतलब 230 की बजाय ये जो है 215 रुपये का हो जाता है, तो हमारा ब्रेक इवन लेवल क्या रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट आपको या ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है, फिर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट के साथ
आउटपुट आपको निकालना है। यदि 1,00,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है तो कितना यूनिट्स आपको सेल करना पड़ेगा, और यदि आपका सेल प्राइस कम हो जाता है तो आपका नया ब्रेक इवन लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मोटर, राइट। तो सेल प्राइस 230 ईच है, क्वेश्चंस में गिवन है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करेंगे, एंड वेरिएबल कॉस्ट में आपका मटेरियल है, मटेरियल का गिवन है डायरेक्टली 50 रुपये, लेबर का आपका गिवन है 80 रुपीज़, तो 50 एंड 80, एंड वेरिएबल ओवरहेड है 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो ये हो गया इसका 60। तो टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट आ गई 190। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना हुआ 40। अब आपको पता है कि जब आप कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालते हैं तो इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अभी माइनस नहीं हुआ है, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस पर यूनिट, दिस इज़ द फॉर्मूला ब्रेक इवन क्वांटिटी का। फिक्स्ड ओवरहेड की जगह आप लिख सकते हैं दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में है आपके पास 2,40,000, तो 240 एंड डिवाइड बाय 40, तो एक तरीके से आपको 6,000 मोटर्स का आउटपुट आपको करना पड़ेगा, एंड दिस विल गिव ए नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। पहला पॉइंट क्लियर। यस सर। अब आपको Yes. डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा। देखो आपने ब्रेक इवन लेवल कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ तक का डिजायर्ड सेल्स आपकी कितनी हो गया, डिजायर्ड लेवल ऑफ यूनिट्स कितना रहना चाहिए। तो जब आपने ये फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर मोटर किया जिसका 6,000 यूनिट्स आया, तो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर आप इसमें एक 1,000 ऐड कर देते हैं तो आपका पॉइंट्स क्या रहेगा। तो 240 आपकी फिक्स्ड ओवरहेड थी, 1,00,000 आपको इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो डिवाइड बाय 40 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 8,500 यूनिट्स का आपको आउटपुट करना पड़ेगा मोटर्स का, और उसको आपको सेल करना पड़ेगा टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1,00,000। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना हो गया। यहाँ था आपका 6,000 मोटर्स, और यहाँ पर आपका आया है 85, मतलब 1,500 एक्स्ट्रा, नहीं 2,500। दिस इज द एडिशनल प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। यदि सेलिंग प्राइस 15 रुपये से कम हो रहा है पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर मोटर था 230, उसमें से आप 15 रुपये माइनस कर दीजिए, तो 190 हो गया, राइट। तो दिस इज़ दी 25 कंट्रीब्यूशंस पर मोटर। एक तरीके से इसने आपने क्या किया कि सेल्स 230, सेल प्राइस कम कर दिया 15 रुपये से, राइट। तो माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 190 आता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर मोटर आपका आ गया 25। तो पहले कितना आ रहा था 40 में से या तो आप 15 रुपये माइनस कर दीजिए, यहाँ भी वैसे ही 25 ही आना है, राइट। तो इसलिए ब्रेक इवन क्वांटिटी आपकी रहेगी 240, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, डिवाइड बाय 25, 9600 मोटर्स। इट्स ओके। यस सर। अब कुछ एडिशनल फार्मूले लिखिए आप। तो आपसे एक क्वेश्चन और रह सकता है कि पी वी रेशो का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फार्मूला है दिस इज द कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो इसको आप लिख सकते हो सी डिवाइड बाय एस, और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय एस, राइट। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है, देखो इन तीनों में से अगर आपके पास पीवी रेशो गिवन है तो आपको कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पीवी रेशो इनटू सेल्स हो जाएगा,
ठीक है। और अगर आपसे सेल्स निकालनी है तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। पीवी रेशो किसके बराबर है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। आउट ऑफ 3 इफ पीवी रेशो इज गिवन, सेल्स इज गिवन, तो यू कैन फाइंड द कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो इनटू सेल्स, और जो सेल्स आपको निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशो, राइट। Yes, sir. और तो एक तो आपको ये है, जैसे एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए सेल्स आपको गिवन है 10,000 और आपको वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है रुपीज़ 8,000, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया जो है 2,000, राइट। तो इसलिए पीवी रेशो आपका जो निकलेगा वो रहेगा 2,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20%। ठीक है। एक पीवी रेशो का सेकंड फार्मूला है जब दो फिगर का आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, जैसे इस करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ सेल्स का कंपैरिजन कर लिया, तो पीवी रेशो के लिए आपको करना है जैसे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स है एज इट इज़ चेंज इन Profit. कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, राइट। या इसको आप कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट, और आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम रहेगा चेंज इन सेल्स। इनको 100 नहीं करेंगे सर? हाँ वो तो आएगा ना नेचुरली, पीवी रेशो निकाल रहे थे आप इंटू 100, राइट। जैसे आपको 2 ईयर्स का आपने को कंपैरिजन दे दिया 2011 और 2012, तो यहाँ जैसे सेल्स दे दिया और यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट का फिगर दे दिया, तो ये है 20,000, ये आपका 22,000, और 2011 में हमारा प्रॉफिट था 1,000, यहाँ पर आपको 1600, तो पीवी रेशो निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो 1600 माइनस 1000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, change in sales this is the 22 minus 20,000, so 600 divided by 2000 into 100, this is the 30%। ठीक है। तो पीवी रेशो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। ब्रेक इन पॉइंट सेल्स, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, और ब्रेक इन पॉइंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो भी कर सकते हैं। ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। जैसे हमने वहाँ आउटपुट निकाला है उसमें यूनिट्स में, तो यहाँ पर रहेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, तो ये आपका आ जाएगा ब्रेक इन पॉइंट इन अमाउंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये आपका जो है सीवीपी एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और है, आप एक फार्मूला और रखना है याद, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं एमएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फार्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन एक्चुअल सेल्स हमारी ज़्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट सेल से, तो इट विल गिव अस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है
तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो उसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर निकाल देता हूँ, यहाँ पर देखिए कंपनी एक्स है, इसका जो पॉइंट है एक्चुअल सेल्स, दिस इज द 1,20,000 लेस ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन सेल्स 40,000, so this is MOS, margin of safety is 80,000. So this is margin of safety MOS as percentage of sales. So this is 80,000 and sales आपका 1,20,000 into 100, so this is the 66.23%. So this is MOS, right? MOS का फार्मूला आ गया समझ में, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये आपका जो है इसमें इम्पोर्टेंट था CVP एनालिसिस में। अब हमारा जो है पॉइंट 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट 2, ये क्वेश्चन देखिए, हमारे दो क्वेश्चन और हैं जो केस स्टडीज़ पे, पहले एक दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। तो स्पेशल सेल्स ऑर्डर का प्रॉब्लम है ये, राइट। तो जैसे ABC लिमिटेड इज़ प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स at 60% of the potential capacity and selling these in domestic market at on a selling price of 14.3 per unit. His cost of sales per unit is as follows: direct material 3.50, direct wages 1.25, फैक्ट्री ओवरहेड 6.25, जिसका 50% जो है वो फिक्स्ड है। तो 6.25 का 50% वेरिएबल हो गया और 50% फिक्स्ड। सेल्स ओवरहेड है 80 पैसे, जिसका 25% इज वेरिएबल एंड 75% इज दी फिक्स्ड। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर it intends to produce the same number but estimates that his profit fixed cost would go up by 10%, while rates of direct wages and direct material will increase by 8% and 6% respectively. तो सेलिंग प्राइस विल नॉट बी चेंज्ड। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कंपनी है जो कि 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है और अपने 60% प्रोडक्शन पोटेंशियल कैपेसिटी के ऊपर वो स्टैंड करती है। तो जब आप इसको 60,000 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो उसका 100% कैपेसिटी आ जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में उसको बेच रहे हैं और सेल प्राइस है 14.3 पर यूनिट। कॉस्ट बता दिया, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड। तो कंपनी सेम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करती है एंड उसका एस्टिमेशन ये है कि हमारी कॉस्ट, फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ जाएगी। वेजेस और मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 8% और 6% बढ़ेगा, बट सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि आपको इस ईयर के लिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रॉफिट का स्टेटमेंट तैयार करना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये कि एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस अज्यूमिंग द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक सेल्स विल कंटिन्यू। कि कंपनी गेट्स एन एक्सपोर्ट ऑर्डर
for a further 30% of the potential capacity at a price of ₹9 per unit. Should this order be accepted? कि पोटेंशियल कैपेसिटी का 30% और वो भी एक एडिशनल जो फर्दर 30% है उसके लिए कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन सेल प्राइस जो होगा वो ₹9 पर यूनिट होगा। मतलब एक्सपोर्ट सेल जो है ₹9 पर यूनिट के हिसाब से होगी, जो कि डोमेस्टिक सेल से काफ़ी कम कीमत है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स में 14.30 पर यूनिट मिल रहा है। क्या ये ऑर्डर लेना चाहिए? सेकंड, आपका आंसर क्या होगा यदि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है 8.25 पर यूनिट है इंस्टीड ऑफ ₹9 पर यूनिट, मतलब 75 पैसा और कम कर दिया फॉर ए फर्दर 30% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी, राइट। अगर हम 30% एक्स्ट्रा पोटेंशियल कैपेसिटी का कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना चाहिए? थर्ड कहता है कि व्हाट विल बी योर आंसर, कि इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर द ऑफर इज फ्रॉम ए डोमेस्टिक मार्केट फॉर ए बल्क सप्लाई ऑफ 30,000 यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक सेल ही 30,000 यूनिट से बढ़ रही है ₹10 पर यूनिट के हिसाब से, और ये एक बल्क ऑर्डर है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है और हाउ डज रेलिवेंट कॉस्ट हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो ये आपके जो है 5 जो पॉइंट हैं, 4 पॉइंट बी में है और 1 पॉइंट आपका ए पार्ट है। तो 5 × 4 20 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो आपको किस हिसाब से ये क्वेश्चन करना है, सबसे पहले जो रेलिवेंट कॉस्ट के जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर है, डोमेस्टिक सेल है, डोमेस्टिक सेल के साथ साथ आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो सबसे पहले आप जो है उसका टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कोस्ट तैयार करेंगे। टोटल रिवेन्यू जो है सेल से आता है और टोटल कोस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इजिकल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इजिकल टू प्रॉफिट, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपका जो सेल्स है, कितनी यूनिट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 60,000 यूनिट्स आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिसको डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 14.30 है पर यूनिट। तो आपका जो है टोटल सेल्स प्राइस हो गया 8,58,000। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है ₹3.50 है, जो कि 6% इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप 3.50 प्लस 6% कर लीजिए। अगर आप 3.5 प्लस 6% करेंगे, प्लस 6%, तो ये आएगा आपका 3.71, ये निकल के आ जाएगा 3.71। तो मोटे तौर से, और मैंने यहाँ पर किया हुआ है 3.5 इंटू 1.06, 3.71 पर यूनिट। तो या तो आप 3.50 प्लस 6% कीजिए, या फिर परसेंट का मतलब 100 है, 6% बढ़ रहा है वो, तो 100 प्लस 6% तो 1.06, तो 3.710 आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया 6% इंक्रीज़ के साथ। वेजेज है 1.25, उसमें 8% का इंक्रीज़ है, तो 1.25 प्लस 8%, या मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से 1.25 इंटू 1.80%, 1.350। फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.125, सेल्स ओवरहेड्स हैं, दिस इज़ 20 पैसे, राइट। वेरिएबल, तो आप देखिए फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेल्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल, तो 6.25 का 50% और 0.80 का 25%, तो 0.2, राइट, एंड 75 बचेगा आपका फिक्स। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई।
this is the 25% and this is the 50%, 50% and this is the 25% जो वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8.385। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5,03,100। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द कंट्रीब्यूशन 3,54,900। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। क्योंकि ये जैसे आपका 3.125 ये फिक्स 50% वेरिएबल था, तो ये 50% फिक्स बच गया, और 0.80 का 75% 0.6, दिस इज़ दी फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। तो ये आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, 36 फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, जिसमें 10% का इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ होने के बाद हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आई 2,45,850। तो कंट्रीब्यूशन था हमारा 3,54,900 माइनस दिस, तो दिस इज़ दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कोई डाउट है? आगे चलें। नो सर। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट है एक्सपोर्ट ऑर्डर। यदि सर ये एक्सपोर्ट 1.10 कैसे आया टोटल फिक्स कॉस्ट पे? ये 10% इंक्रीज है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ रहा है क्वेश्चंस में ऊपर। ये देखिए, द फिक्स्ड कॉस्ट वुड गो अप बाय 10%। ओके सर। तो 100% था ना, जैसे ऊपर किया हुआ है हमने 1.06 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने किया 1.10 से, है ना। तो हमारा जो टोटल जो कॉस्ट था ये था ना 2,23,500, ये 10% से बढ़ रहा है, तो बढ़ा दीजिए इसको 10% से। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 223,500 प्लस 10% 245,850 आ गया, सेम है वही, ठीक है। हाँ जी, ओके सर, यस सर, थैंक यू। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया है, जो कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करने के लिए इसी पार्ट में दो पूछ सकता है। सिर्फ अगर वो यहाँ इंसर्ट ये कर दे, प्रिपेयर ए मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स बिफोर इंक्रीज इन द कॉस्ट एंड आफ्टर इंक्रीज इन द कॉस्ट, तो ये मैंने एक तरीके से आफ्टर तैयार किया है, आफ्टर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड्स। अगर वो ये यहाँ पर लिख दे बिफोर एंड आफ्टर, राइट, बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीज इन द कॉस्ट, तो आपको ये दो स्टेटमेंट आपको तैयार करनी पड़ेंगी। पहले विदाउट इंक्रीज इन द कॉस्ट एंड आफ्टर इंक्रीज इन द कॉस्ट। तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है, बट कैलकुलेशंस में कोई ज़्यादा फर्क रहता नहीं। अब ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट सिचुएशन है ये, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, ये 4 इंडिपेंडेंट सिचुएशन है। इसमें आपको पहली सिचुएशंस में ये बताना है कि यदि आप फर्दर 30% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी का अगर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन उसका सेल प्राइस 9 रुपीज़ पर यूनिट होगा, तो क्या आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस सिचुएशंस में आपको ये देखना है कि सेल प्राइस का वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना। आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेल प्राइस पर यूनिट कंपेयर्ड, ध्यान रखना आप, कंपेयर्ड विद वेरिएबल कॉस्ट
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, एनीवन? बताइए प्लीज। 8.385 है ना। तो 9 में से दिस इज द सेल्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। इफ सेल प्राइस इज पर यूनिट इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर, राइट। तो कितना डिफरेंस आता है, देखिए एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राइस इज ऑफ ₹9 इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट 8.385। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इन दोनों में है आपका 0.615 पर यूनिट। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर यदि हमें मिलता है तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा क्योंकि अब हम जो हैं 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और 60% कैपेसिटी के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए हमारी 100% कैपेसिटी क्या हुई, 60,000 डिवाइड बाई 0.6, 1 लाख। 1 लाख का 30%, क्योंकि फर्दर 30% कैपेसिटी, तो 1 लाख का 30% हो गया 30,000। और 30 का पर यूनिट हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 0.615 के हिसाब से। तो 30,000 इंटू 0.615, तो एक तरीके से हमारा जो इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट होगा एक्सपोर्ट होने से वो बढ़ जाएगा 18,450। तो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेना चाहिए सेकंड सिचुएशन में। पॉइंट समझ में आया है आपको? यस सर। थर्ड कहता है कि सेकंड में यदि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है आप पर यूनिट आपको मिलता है 8.25, रिजेक्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन 1 यूनिट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। भाई हमें यहाँ पर यूनिट जो है फॉर ए फर्दर 30% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी, है ना। 30% है 1 लाख का 30% 30,000, ठीक है। तो सोच के देखिए कि जब आपको वेरिएबल कॉस्ट 8.385 है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 यूनिट्स की अगर पर यूनिट अगर आप निकालते हैं तो वो तो वेदर यू ए फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग और नॉट, फिक्स्ड कॉस्ट तो उठानी ही पड़ती है। बट फॉर एडिशनल 1 यूनिट जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको वेरिएबल कॉस्ट का भी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सेल प्राइस आपका 8.25, तो 8.25 माइनस 8.385, तो पर एडिशनल यूनिट का जब आप प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ रही है। तो इसलिए जब आपका सेल्स सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कर रहा है, राइट, और वेरिएबल कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, तो वो होता है आपका शट डाउन पॉइंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से। शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर ए फर्म विल मेक द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट ए फर्म इज सेलिंग ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। अगर उससे नीचे अगर सेल प्राइस गिरता है तो कुछ नुकसान फर्म को वेरिएबल कॉस्ट का भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए बेटर यही है कि आप प्रोडक्शंस को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तो ये एक पॉइंट होता है कि हमारा शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है, राइट। तो इसलिए सेकंड सिचुएशन इसके हिसाब से कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड प्राइमा फेसी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 8.385 is more than the sale price of ₹825। तो इसलिए फर्म विल रिजेक्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर। थर्ड है कि कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर तो नहीं मिल रहा है बल्कि एक बल्क ऑर्डर मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट से 30,000 यूनिट्स का, और उसकी जो कीमत है
वो है आपका ₹10 के हिसाब से, राइट। तो 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो पर यूनिट 1.615 का कंपनी को इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। तो इसलिए 30,000 यूनिट्स के ऊपर फर्म को टोटल प्रॉफिट होगा 48,450। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब लास्ट sir. पॉइंट आपका इसमें रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो जितनी भी केस स्टडीज़ है जैसे पिछले एग्जाम्स में पूछी गई थी, तो ये सारे एक्सपोर्ट सिचुएशंस को बताई जाती है। उसमें आपको 3 से 4 सिचुएशंस देता है, तो हर एक सिचुएशंस में आपको ये देखना है कि कंट्रीब्यूशंस कितना है और कंट्रीब्यूशंस के साथ आपका जो है प्रॉफिट कितना निकलता है। और सिचुएशंस 1 से सेकंड सिचुएशन होगी तो उसमें क्या होगा, या तो वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर देगा या फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज कर देगा। तो उससे आपका क्या होगा, या तो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा या फिर आपका प्रॉफिट कम होगा, है ना, दोनों ही सिचुएशन में। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है वो होती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट्स दैट विल डिफर बिटवीन डिफरेंट alternatives being considered in a decision situation। तो ये मैं आपको कुछ डिसीजन सिचुएशंस डिस्कस करता हूँ अभी। तो उस सिचुएशंस में आपको ऑप्शंस लेना है कि उसको कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें, ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो उस केसेस में हमने एक ही कंपैरिजन करना है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस के इक्विवेलेंट है, सेल प्राइस से ज़्यादा है या सेल प्राइस से कम है। 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन 0। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको घर से उठानी पड़ेगी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान फर्म को जो है वो बियर करना पड़ेगा, राइट। सेल प्राइस इज मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आएगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो रेलिवेंट कॉस्ट है दैट इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट दैट विल डिफर बिटवीन द अल्टरनेटिव्स बीइंग कंसिडर्ड। So it is a cost that can be avoided or eliminated in full part or in a in part as a result of choosing one options over another। तो ये डिसीजन मेकिंग में यही पॉइंट हम कंसीडर करते हैं व्हेन डिसीजंस आर मेड। और डिसीजन लेते समय यदि आपके पास एक सिंगल चॉइस है, सिंगल ऑप्शन है, तो आपको उसी ऑप्शंस को आपको कंसीडर करना पड़ता है। और यदि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स है तो देन द बेस्ट वन इज चूजन, राइट। तो इसलिए रेलिवेंट कॉस्ट विच इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट गिव्स ए पावरफुल जो है टूल टू द मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो आपका जो आंसर है ये फिक्स्ड आंसर रहेगा। ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जैसे स्पेशल सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन जो था ये स्पेशल सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम क्वेश्चन था कि एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या डोमेस्टिक सेल्स को एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए, तो क्या सिचुएशंस आपको स्टेबल लगती है, राइट। टू कंटिन्यू और शट डाउन ऑफ ए प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट, मेक और बाई डिसीजंस, टू प्रोसेस फर्दर या उसको सेल इमीडिएटली या सेल नाउ, यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन विद ए न्यू मशीन, तो इसको रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना है या नहीं लेना। तो ये जो सारे पॉइंट जो है वो अल्टरनेटिव जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन सिचुएशंस है, जिसमें रेलिवेंट कॉस्ट मींस एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पूरा फोकस उस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है जो कि रेलिवेंट है, ठीक है। उस पोल से भी टाइम लगा सर। हाँ जी सर थोड़ा इम्पोर्टेंट बता दीजिए सर कुछ। हाँ अभी बस इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। जी अभी सर। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट से आपको करने हैं। और अभी कुछ मैं आपको कल से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा, तो आप उनको तैयार कर लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट मी ऑन सर माई व्हाट्सएप। ये क्लास इवनिंग 5 बजे से स्टार्ट हुआ था क्या? हाँ जी अच्छा 5 बजे से बात। तो अभी आप सुनिए, देखिए मटेरियल कॉस्ट में आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल एनुअल कॉस्ट, जो कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। 1 इज़ परचेज कॉस्ट,
second is ordering cost, third is storage cost. Number of orders in a year, gap between two orders. क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा है आपको निकालना है लेबर कॉस्ट में. सर एक बार रिपीट कर दो. हाँ जी, अब आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है. राइट? हाँ जी रिपीट कर दो सर एक बारी. हाँ, जो भी क्लास में है आप एक बार सुन लीजिए. मटेरियल कॉस्ट में आपको निकालना है टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. EOQ कैसे निकलता है उसका फार्मूला मैंने डिस्कस किया. टोटल एनुअल कॉस्ट आपको कंसीडर करनी है. टोटल एनुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? ये तीन कॉस्ट का सम होता है. द सम ऑफ 3 कॉस्ट. 1 इज परचेज कॉस्ट, सेकंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड वन इज स्टोरेज एक बार और कॉस्ट. रिपीट कर दीजिए सर प्लीज. सेकंड क्या बोला सर आप? पहले सर EOQ स्टार्टिंग कैलकुलेट से एक बार कीजिए. और. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, नंबर पॉइंट. दूसरा है टोटल एनुअल कॉस्ट आपको निकालनी है. टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट. द सम ऑफ these 3 cost is the total annual cost. Is it clear? सर नंबर 2 क्या बोला था सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट. इसमें जोड़ देंगे ना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है पर ऑर्डर. और तीसरा स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट. थर्ड इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. और फोर्थ निकालना आपको गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स. 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप है. उसका मतलब ये है कि आप 12 को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए तो ये गैप आ जाएगा 2 ऑर्डर्स के बीच में. राइट? यस सर, आगे बढ़ो. यस लेबर कॉस्ट में आपको निकालने हैं 3 मेथड आपको मैंने बताए हैं. सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड. उस और 2 मैंने आपको बताए हैं इंसेंटिव प्लान्स, हेस्ले प्लान एंड रोवन प्लान. दोनों के फार्मूले मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए, डिस्कस किए हैं. तो लेबर कॉस्ट में सर जितना हेस्ले मैंने है? रोवन ROWAN रोवन प्लान. हेल्थ से सर लिख ही दीजिए पूरा. हेल्थ से एंड 4 के दूसरा बाद है 5वां नंबर क्या था? किसमें सर? गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स के बाद क्या था? ये तो Method आपका हो बोले गया थे, 3 मेथड. मटेरियल कॉस्ट पे हो गया ये तो आपका. सर लेबर कॉस्ट में आपने 2 बताया था, सेपरेशन मेथड एंड लेबर कॉस्ट में आपने बताया सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स मेथड. राइट? यस सर. फिर इसमें आपने रोवन प्लान का फार्मूला था, हेल्थ से प्लान का फार्मूला था. ठीक है? यस सर. नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ओवरहेड. ओवरहेड में मैंने क्या डिस्कस किया है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. यही किया? यस और नो प्लीज. यस सर. यस सर. और किया मशीन आर आर मेथड. रेट मेथड. कैसे निकालते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है बस. ठीक है? उसके बाद हमने किया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक एस्केलेशन क्लोज है और एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट काउंट आपको क्रिएट करना है. तो उसमें आपने 1/3 और 2/3 की कंडीशंस को याद रखना है.
1/3 प्रॉफिट का कब ट्रांसफर करेंगे, 2/3 कब ट्रांसफर करेंगे, राइट? सर आपने क्या बोला, एस्केलेशन क्लॉज एंड ओके सर। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का 1/3 और 2/3 ऑफ द प्रॉफिट कैसे आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में, उसकी ओके कंडीशन सर। बताई थी मैंने, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्टिंग में है दूसरा मेथड कौन सा था सर? एस्केलेशन क्लोज बताया था सर। अच्छा, बस एक ही ना? हाँ, ठीक। एस्केलेशन क्लोज, वो क्वेश्चन पकड़ लेना बस वो आप, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है सर, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है प्रोसेस कॉस्टिंग का। देन आपके पास लेबर वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन हमने किया है, फ्लेक्सिबल बजट, ये किया सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, फ्लेक्सिबल बजट के बाद हमने किया सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी के बाद हमारा है स्पेशल सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, ये सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसके ऊपर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चंस एक बार और प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम तक, या जैसे एग्ज़ाम का ब्रेक आपको मिलता है तो यू विल बी कंफर्टेबल टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द पेपर। अब थ्योरी पार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ना है आपको, क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके टेक्निक्स क्या हैं, कंसेप्ट, फीचर्स और टेक्निक्स। उसी तरीके से कॉस्ट काउंटिंग, एक बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट काउंटिंग क्या है, सर इसके क्या था? कॉन्सेप्ट, फीचर एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट काउंटिंग में भी आपका जो है इसके मेथड्स क्या हैं, ये जो हमने पढ़े हैं सभी मेथड्स हैं, राइट। और कॉस्ट काउंटिंग की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, 3 तरह के कंपोनेंट कंसिडर करती है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, है ना। तो इन दोनों के बीच में आपका लाइन ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा, मैनेजमेंट वर्सेस कॉस्ट काउंटिंग, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें है। दूसरा आपको जैसे मैंने बताया था जॉब कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंस, ये आपको तैयार करना है, राइट। पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, रिमेंबर है आपको? फर्स्ट किस में डिफरेंस बताया आपने? यस सर। जॉब वर्सेस प्रोसेस, जॉब वर्सेस सर थर्ड वाला क्या बताया था आपने, प्रोसेस वर्सेस? जॉब वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट, ओके सर। हाँ, बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर हमने क्वेश्चंस तैयार किया है, पढ़ाया हुआ है मैंने। इसके 4 डायमेंशंस होती हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड लास्ट लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, राइट। तो बैलेंस स्कोर Yes, sir. कार्ड क्या है, इसके 4 पर्सपेक्टिव क्या है, एंड यू हैव टू मेक ए स्ट्रेटजी मैप, स्ट्रेटजी मैप। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ थ्योरी का क्वेश्चंस, ये फुल फ्लैज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार दोबारा से व्हाट इज बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के कितने पर्सपेक्टिव हैं, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, और उन 4 पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए आपको एक स्ट्रेटजी मैप क्रिएट करना है, ये क्वेश्चन है, राइट। सर क्या कहा आपने, बैलेंस स्कोर कार्ड? ओके सर। व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड, व्हाट आर हाँ द जी।
व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या डायमेंशंस बोल सकते हैं आप, और यूजिंग दीज 4 डायमेंशंस प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी मैप। 4 डायमेंशन क्या Okay, था? sir. एक फन By using 4 dimensions prepare a strategy map। ओके सर। उसके बाद है आपका व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। ये आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, क्योंकि यूनिट 5th का पार्ट है हमारे पास। कैपिटल बजटिंग क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड कौन कौन सी टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ बेस्ड, जिसमें जैसे आपका एनपीवी, आईआरआर, और आपका रहता है पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, एनपीवी, आईआरआर एंड पीआई। जीरो बेस बजटिंग। व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग? the features of ZBB, जीरो बेस बजटिंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको थोड़ा याद होगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, राइट। यस सर। सर ये 2 पार्ट में आ सकता ना कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बताओ और साथ में जीरो बस मतलब बजटिंग एक्सप्लेन कर दो। नहीं, इसमें क्या होगा ना, जैसे जैसे क्या होगा ना, 8.4 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया, उसके साथ 4.4 नंबर का या 4.5 का ये ऐड कर दिया उसके साथ। ओके सर। हाँ, ऐसे रहेगा। तो ये थोड़े थोड़े जितने टॉपिक बताए इनके बारे में एक बार आप आइडिया ले लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सर थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी 70 में से? सर 25 और 30 तक, मैक्सिमम 30, नहीं तो आपका ये 25 के आसपास ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, उसमें आपका ये है ना 12.5 का एक है, तो अगर आप 25 का आएगा तो मोर और लेस आपका पार्ट्स में मिलके आपके जो है 2.5 क्वेश्चन हो जाएंगे। आंसर केस स्टडी किस सर टॉपिक से आएगी? आज वाले क्लास का सर वो भेज दीजिएगा पूरा पीडीएफ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगा सर, कल दोपहर बाद आप लोगों को भेजूँगा, राइट, हो जाएगा प्रैक्टिस। सर ये सारे भेजे थे ना पीडीएफ जो भी है। कितने बजे से क्लास है कल? भेज देना टाइम से 11 बजे प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, भेज देंगे, चैप्टर वाइज आपको भेज देंगे आप। हाँ ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर केस स्टडी किस टॉपिक से आएगी? बताए वो इतने ही है। केस स्टडीज ये रेलेवेंट कॉस्ट के चैप्टर से रहेगी सर। सर केस Relevant स्टडी cost। न्यूमेरिकल हाँ बेस्ड जी। होगी या थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ? नहीं, 100% न्यूमेरिकल रहेगी मैडम, थ्योरी नहीं रहेगी उसमें, न्यूमेरिकल रहेगा केस स्टडीज में, कोई थ्योरी का नहीं रहेगा क्वेश्चन। कल तो मैंने सही लगाया था, पता नहीं क्यों आया गलत। तो केस Right, स्टडी okay. फिर भी हाँ जी, केस स्टडी से कौन से चैप्टर से आ सकती है टॉपिक मतलब? रेलिवेंट कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव चॉइस डिसीजंस बोलते हैं इसको, जिसमें आपका स्पेशल सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम है, शट डाउन एंड कंटिन्यू दी ऑपरेशंस, राइट। मैं आपको 4-5 टॉपिक के ऊपर भेजूंगा मैं, तो आप वो प्रिपेयर कर लेना, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। बताओ ना, ये भी Thank you, सही sir. और कुछ ओके भी सर। लिखना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Good. थैंक यू सर, बाय सर। सर थ्योरी जो बताई, Right, sir. थ्योरी के क्वेश्चन थैंक यू नहीं है। सर। थ्योरी के क्वेश्चंस भी भेज देंगे मैडम, उसमें जाएगा आपको सब मिलेगा, डोंट वरी। सर आपने जो अभी थ्योरी के क्वेश्चंस बताए ना, वो जो 7 क्वेश्चंस बताए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाँ ना। हाँ 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 ओके ओके थैंक यू सर। ओके। वरुण तिवारी राइट, तुमने जनवरी में सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स नहीं दिए? भाई किसी ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स किए हैं सारे?